और ऐसे ऐसे खुलासे होंगे आप दोनों के बारे में, मुझे आपके बारे में भी और आपके बारे में भी। ऐसे ये सोच के मेरी कैन ढीली सी हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। उनकी चुंगटी काटो कोई। तू काट जा। ये सबसे हार्ड आर्ट है, लेकिन सीखने के बाद सबसे इजी आर्ट है। छत्तीसगढ़िया। हाँ, सबले बढ़िया। सगले बढ़िया। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत। फॉर एग्जाम्पल अगर दीपावली की पूजा हो रही है तो साथ में ये भी बैठते हैं। कुछ कहोगे राजन जी महाराज के लिए? हाँ, वो क्यूट है। क्यूट है? हाँ। क्यूट तो है वो। हाँ। ये बाद में मेरी जो वाइफ है वो ये बोलती थी कि आप जॉब छोड़ दो, आप इसी में सब कुछ करो, आपको सब कुछ मिलेगा इसी में, आप करो तो सही, बाहर जाओ, पार्क में वीडियोस बनाओ, बाहर लेकर जाओ पब्लिक प्लेस में। मैं सोचता था कि अगर मैं इसको बाहर लेके जाने लगा, जॉब छोड़ दी, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हम ना उस एक पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे ही आप प्रेमानंद जी महाराज से मिल करके आए, एकदम से लाइफ में क्या क्या बदला हो। मतलब सबको ये लगता है कि अब आप बहुत फेमस हो गए, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां होंगी, बड़ा सा विला होगा। लेकिन अगर मैं गाली गलौज में फेमस होता तो ब्रांड्स की लाइन लग जाती बहुत सारे, चाहे वो कितनी भी ब्रांड्स के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वही ब्रांड्स वो लाइन लगा लेते पूरा कि हमारा भी ऐड कर दो, हमारा भी ऐड कर दो, हमारा भी ऐड कर दो। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए ना, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ, राधा कृष्ण और भक्ति के साथ जुड़ करके कितना आगे तक जाना चाहता है, कितने बड़े संत को जिसने इतना हंसाया, उसके साथ आज एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि वो गंदगी फैला करके लोगों को नहीं हंसा रहा है, इसलिए वो कंपनियां इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई कमर्शियल रिलेशन नहीं बना रही। ऐसा कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रेमानंद जी महाराज उस दिन सबसे ज्यादा खुश हुए, जमकर हंसे, जब राजस्थान के जयपुर के राहुल मिश्रा अपने 2 पपेट्स, कौन कौन सी, जोजो और जॉनी को लेकर के उनके पास गए। बता दें कि जब वो वीडियो लोगों के पास आई तो ना सिर्फ उन्होंने महाराज श्री को इतना खुश देख करके खुद भी खुश हुए, बल्कि लाखों लाख लोगों का खून उस दिन बढ़ा जब प्रेमानंद जी महाराज जॉनी और जोजो को सुनते हुए ठहाके लगा लगा कर हंस रहे थे। उनको हंसाने वाले राहुल मिश्रा है। मैं उस कलाकार के घर पहुंचा हुआ हूं। डेली स्कूप फिलहाल जयपुर के उनके घर के पास खड़ा है, और अब जहां एक तरफ लाखों लाख लोग उनको सोशल मीडिया पर देखते हैं, लोग ये मानते हैं कि एकदम से राहुल का जीवन बदल सा गया है, वो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, और ना सिर्फ वो अब एक सेलिब्रिटी है, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है। कई लोग ये भी मानते हैं कि वो एकदम से बहुत अमीर हो गए होंगे। तो ऐसे में हम जब पहुंचे हैं तो फिलहाल यहां पर किसी बहुत गजब की सड़क ने हमारा स्वागत तो नहीं किया है। एक कच्ची सड़क है, और उस कच्ची सड़क को आप लोग भी देख पा रहे हैं, और अब हम उनके घर लेकर के चलेंगे। और साथ ही साथ एक और बात आप लोगों को बता दूं, राहुल के जो पिता हैं वो ई रिक्शा चलाया करते थे। तो क्या राहुल ने इतना फेमस होने के बाद उन्हें कोई मर्सिडीज गिफ्ट कर दी है? आखिरकार क्या क्या बदला है उनकी जिंदगी में, इन सब पर बात करेंगे, जो अब लगातार राधा नाम का जाप करते हुए अपनी इस कला से लोगों को लगातार हंसा रहे हैं और अपनी तरफ आकर्षित भी कर रहे हैं। तो चलिए सीधे राहुल के घर की तरफ चलते हैं। बाकायदा लिखा हुआ है मिश्रास फैमिली, इनका पूरा नाम राहुल मिश्रा है। और अब सीधे राहुल से बात करेंगे। जॉनी एंड जोजो भी हमारा बेसब्री से वहां इंतजार कर रहे हैं। तो अब हम सीधे जॉनी एंड जोजो के पास जा रहे हैं। और अरे वाह, जोजो, जॉनी, मुझे लोग भूल जाते हैं जोजो। कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो। राधे राधे। राधे 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 राहुल भैया। राधे राधे। आप ठीक है? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और इतना एक्साइटेड मैं, और मुझे लगता है कि आज जो कहानी हम लोग सबके सामने रखने जा रहे हैं वो पहली बार होगा। मालूम जोजो, पहली बार होगा वो। लाइफ में पहली बार? हाँ, पहली बार। और ऐसे ऐसे खुलासे होंगे आप दोनों के बारे में, मुझे आपके बारे में भी और आपके बारे में भी। ऐसे ये सोच के मेरी कैन ढीली सी हो रही है, पता नहीं क्यों। ऐसा क्यों हो रहा? अरे कुछ भी ऐसा नहीं खोलूंगा जो अंदर का होगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। अरे अरे अरे, नीचे नहीं देखना भाई। आप तो नहीं देख रहे हो? नहीं, कपड़े नहीं पहनता। वाह, क्या बात है, कपड़े नहीं पहनते? ठीक है, तो बैठ के बात करें, थक तो नहीं रहे हो? हाँ, हम यही कहना चाह रहे थे कि बैठो। क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए ना। देखो सॉरी, उसके लिए क्षमा प्राप्ति। अरे सीरियस भी है ये तो? हाँ, बहुत ज्यादा सीरियस है। बैठो ना। मतलब ये बड़ा गजब है, और डेली स्कूप पर ये बातचीत मुझे लगता है कि पहली बार होगी।
सारे रिएक्शंस आपके होंगे, सब कुछ आपके हाथ में है, कमेंट बॉक्स पर आप लिख कर जाएंगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आ रहा और 1% भी नहीं लग रहा कि मैं आप दोनों के साथ हूं। क्यों यार मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूं। उनकी चिमटी काटो कोई। तू काट जा। ठीक है, अब मैं मान लिया भैया, वो दर्द होगा उससे अच्छा है कि मैं खुद ही मान लूं। अच्छा पता है मैं छत्तीसगढ़ी भी हूँ। हाँ छत्तीसगढ़ से? हाँ, छत्तीसगढ़ वालों के बारे में जानते हो कुछ? सुना है। क्या सुना है? वहाँ के बहुत जंगल ही जंगल है। अरे जंगल भी है, शहर भी है भाई। हाँ, और भी बहुत कुछ है। और कुछ पता है कि बस इतना ही पता है? नहीं, सिर्फ इतना ही पता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बोल के बताओ जरा। छत्तीसगढ़िया? हाँ, सबले बढ़िया। सगले गढ़िया। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो प्रेमानंद जी महाराज से आप दोनों मिले सबसे ज्यादा? दोनों नहीं मिले। कौन कौन मिले? तीनों मिले। ओ सॉरी, भूल जाता हूँ। तो भूल जा, आपको बोला तो आपको अजीब तो नहीं लगा? अच्छा ये जॉनी है। हाँ। फिर नाराज तो नहीं होगा ना? कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, सॉरी। बात नहीं है। हाँ। मैं जॉनी हूँ। हाँ जो है। ये जो है, ठीक है, जो ठीक हो। अब मैं नहीं बोलूंगा ना तुम्हारा नाम ना तुम्हारा नाम, ठीक है? अब मुझे ये बताओ। तो एक बात बताओ, हाँ, बोलो। ये कौन है? ये तो राहुल है। ये तो टोनी है ना? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। क्या करूं? क्या करना चाहिए मुझे? बादाम खाना चाहिए क्या? किससे पूछूं? मुझे लगता है कि एक हथौड़ा मारना चाहिए। एक हथौड़ा है हमारे पास। सिर पे? हाँ। बचूंगा फिर मैं? नहीं बच जाओगे, ये इसके डेली मारते हैं। ओफ यार, ठीक है। हमने क्या एक हथौड़ा बना रखा है। अच्छा बना रखा? हाँ। फिर तो उसकी कोई भी खाता है ना तो उसमें बुद्धि आ जाती है। आ जाती है? ठीक है, तो मैं इस इंटरव्यू के बाद आप तीनों तय करोगे कि मुझे हथौड़ा मारना है कि नहीं, ठीक है? डन। चलेगा ना? डन। अच्छा अब मुझे जरा ये बताओ कि ये परेशान करते हैं? टोनी परेशान करते हैं? ये मना कर रहा, ये मना कर रहा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ कि क्यों, पहले से कैसे परेशान करते हैं? कहीं के ले जाता हूँ मुझको, बताओ कैसे? हाँ कैसे? कल रोड के लेके जा रहा था। हाँ, वो ठेले वाले के बिठा दिया मुझको। ठेले वाले पे बैठा दिया? हाँ। और खुद कहाँ चले गए? खुद तो ठेले के सब्जी ले रहा था ना। सब्जी ले रहा था? मुझे लगा ये मत कह दो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं गए थे। नहीं नहीं, इसकी तो शादी हो गई ना। शादी? अरे हाँ यार, तो भूल ही गया। हाँ, थोड़ा मार के ही मानोगे मतलब, है ना? और आप कह रहे थे कि नहीं ये परेशान ये परेशान नहीं करता। क्यों? सज्जन आदमी है बहुत। सज्जन है? हाँ। वो तो कह रहे हैं कि कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। ये आदमी खुद गेकार आदमी है, ये दूसरों को गेकार ही बोलेगा। मुझे लड़ाई नहीं करानी तुम दोनों के बीच में, बिल्कुल नहीं। हम बिना लड़ाई के लड़ लेते हैं। बिना लड़ाई के भी लड़ लेते हो? वाह, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं थोड़ी देर बातचीत राहुल जी से कर लूं? टोनी से, सॉरी, टोनी से कर लूं? ठीक है। अरे निराश नहीं होना था भाई, मैं फिर आऊंगा। अरे नहीं हो रहे ना? पक्का ना? ठीक है, जाऊं थोड़ी देर के लिए? नहीं, मैं इधर ही रहूंगा। नहीं यार, इसको रख देते हैं। मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा। बता दिया किसी को तो? अरे ऐसे नहीं, मुझे इसके सारे टॉप सीक्रेट पता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। क्या क्या पता? चलो बताओ, एक सीक्रेट बताओ। सब पता है। कुछ तो बताओ। आप पूछो। टॉप देखो, सीक्रेट मुझे कैसे पता? इसकी शादी हो गई। ये टॉप सीक्रेट? हाँ। तो सबको पता है? ये जयपुर में रहता है। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता ना। हम बता दे रहे हैं आज सबको। अच्छा सुनो, छत्तीसगढ़ आओगे? नहीं आओगे? जंगल होने की वजह से? उधर तो ये रहता रहेगा ना। अरे दोनों आ जाना। नहीं नहीं, तुम तो आओगे? होंगे तो होंगे ना। हाँ तो ठीक है फिर। डन। मैं कुछ सुनो, स्पेशल, हाँ कुछ अच्छा बनता है क्या उधर खाने बहुत के लिए? कुछ, बहुत क्या, कुछ। क्या? चीटी की चटनी खिलवाऊंगा। चीटी की चटनी कौन खाता है? मिलती है, बहुत फेमस है। शाकाहारी। ये क्या बात हुई यार? ठीक है, चीटी की चटनी? और भी बहुत कुछ मिलता है। मतलब चीटी? हाँ, लाल चीटी। अरे कितने गंदे लोग हैं यार उधर। गंदे नहीं, वो खाते हैं, उनके यहाँ का ट्रेडिशन है, फूड कल्चर है वो वहाँ का। ओहो, जी को मार के चटनी बनती है, आदिवासियों में वो चलता है, आदिवासी क्षेत्रों में। अच्छा कोई नहीं, जी हत्या तो नहीं होनी चाहिए ना? तुम लोग कह रहे हो तो मैं उनसे पूछूंगा, हाँ। ठीक है? अगर कोई बताऊंगा उनको मार के चटनी बनाए तो? ये जॉनी और जो कह रहे थे ये मैं बोल दूंगा। हाँ। ठीक है, ठीक है, जो हाँ। बोल दूंगा ना मैं। हाँ। ठीक, तो अभी बात कर लूं मैं टोनी से? कर लो। पक्का परमिशन है? हाँ। ठीक, डन। तुम क्यों नहीं गए यार? यार मैं नहीं जाता, मैं सज्जन आदमी हूं ना, तो मैंने उसको भेज दिया जो ज्यादा बोलता है। किसी को दुर्जन नहीं बोलना भाई, ऐसा थोड़ी होता मैंने है। दुर्जन तो कहा ही नहीं, मैंने तो अपने आप को सज्जन कहा। ऐसा? हाँ।
बातों में कहाँ कोई जीत पाएगा। तुम लोगों ने तो मिलकर के प्रेमानंद जी महाराज को इतना हंसाया। वो तो बस श्री जी की कृपा थी। अच्छा ठीक है, अब मैं थोड़ा टोनी से बात कर लूं। तुझसे कौन बात करने आता है भाई? अरे मतलब आज ही आए ना। नहीं करने दोगे बात? उठ के चला जाऊं? तुम तो सज्जन हो यार, समझो तो। नहीं सज्जन तो हूं, लेकिन आज थोड़ा सा अचंगा हो रहा है मुझको। किस बात का? ये कि इससे कौन बात करने आता है? अरे जानती नहीं हो, बहुत फेमस है ये भी। कौन? टोनी। कोई नहीं पूछता इसको। अरे मैं भोपाल से आया हूँ हाँ तो बात करने। लेकिन किसकी वजह से? मतलब तीनों का कंट्रीब्यूशन है ना एक दूसरे को फेमस करने। नहीं, सिर्फ जॉनी जोजो का। हाँ। ये कौन है? इसको कोई जानता है? मैं इतनी बेइज्जती नहीं सुन पाऊंगा यार टोनी भाई आपके लिए। मुझे आदत है। आप लोग भी पता नहीं कितना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन है गजब ये बातचीत। तो ऐसा है कि अब मैं बगैर पूछे जा रहा हूँ उधर, अब तुम बोलते रहना। किधर? आप तो इधर ही हो। मतलब इनके पास बातों से। अच्छा ठीक। हाँ ठीक है ना, अब चुप रहोगे ना? हाँ। थैंक्स गॉड। तो ऐसा है। गॉड? अरे ऊपर वाले को याद नहीं करूं? हिंदी में बोला ना। भगवान जी। हाँ ठीक है। हाँ। चलेगा ना? चलेगा। ठीक है, अब मैं इनको राहुल बोलूंगा और बीच में मत बोलना। ठीक ठीक। मैं राहुल से ही जानता हूँ तो ये तो टोनी है ना? मैं राहुल से जानता हूँ। अच्छा। हाँ ऐसा होता है। सिखाया नहीं राहुल भाई आपने कुछ इनको? लगता इनको है बहुत कुछ सिखाया मैंने। सीखते क्यों नहीं है? ना समझे ना, अभी बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा छोटे हो, बच्चे हो। हाँ ठीक है, वैसे ही रहना। तो ऐसा है कि इतनी देर से हम बातचीत कर रहे हैं राहुल। ये जो टोनी के किरदार है ना, का किरदार है, इससे पहले ना मैं सीधे बस राहुल के पास जा रहा हूँ, सिर्फ राहुल के पास। राहुल का वो समय जब राहुल को लगा कि मुझे भी घर के खर्चों में सहयोग करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। क्या उम्र होगी उस समय? मेरी उम्र थी उस वक्त शायद 12-13 साल मात्र। मात्र। क्या किया उस समय? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था मैं। कौन सी क्लास में थे? क्लास का तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता मैं बहुत छोटा था। मतलब शायद 8 से पहले ही, 8 क्लास से पहले? बहुत पहले न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। और मतलब ऐसा था कि मतलब वहीं से मैंने अपनी शुरुआत करी। ऐसा क्यों लगा कि अखबार भी मतलब लोगों के घर पे जाके डालना चाहिए मुझे? घर की बात थोड़ी करते हैं। बहुत सारी चीजें थी। फॉर एग्जांपल हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। एक कितनी कैसे अच्छी नहीं थी, मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। उस वक्त पापा के साथ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कि पापा गैस सप्लाई में काम करते थे उस वक्त, गैस एजेंसी के अंदर। तो पापा पहले ठेकेदार थे, फिर पापा के पास में अपनी खुद की एक टैक्सी थी जिसमें लोडिंग टैक्सी वगैरह उसमें, तो वो पापा को बेचनी पड़ी। वो ऐसा हुआ कि उनके साथ में जो काम करने वाला था वो पापा के उस वक्त 30 सिलेंडर लेकर भाग गया था। अच्छा। तो पापा को वो सब सिलेंडर चुकाने पड़े, अपनी टैक्सी बेचनी पड़ी, और हम रेंट पे ही रहते थे उस वक्त। तो बस फिर वो थोड़ा सा मतलब इतनी कंडीशन इतनी हुई थी कि शायद हमारा सबसे बड़ा बड़ा गंदा फेस था। हमने वो चीजें झेली है शायद जो नहीं झेलनी होती। कुछ याद आता है क्या? माफ करिएगा मगर लोगों को पता होना चाहिए कि इंसान अपने बुरे दौर में कितना किसी के जीवन का दौर बुरा हो सकता है और फिर वहां से निकल के आ सकता है। मैंने बहुत सारे बुरा दौर झेला है। फॉर एग्जाम्पल राहुल आंखें नम हो गई, ये इमोशनल हो रहे हो? ये है राहुल और राहुल के बाद टोनी। इस सफर के बारे में तुम्हें पता है? अभी तो छोटे हो ना, ये शायद नहीं जानते हो। इस सवाल को कैंसिल करें। ये मतलब बहुत गंदा दौर था। अच्छा ये मैंने बताया नहीं आपको ये वाला। चलेगा ना? आप बताना नहीं चाहते हो तो अलग बात है, वरना लाइफ में आदमी कितना एक्सट्रीम इश्यूज में रहता है और वहां से निकल के कैसे आता है। नहीं 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 चलेगा। मतलब ये बहुत गंदा दौर था मेरा। मतलब एक दौर ऐसा होता है हाँ कि आप सो रहे हो, एक ही रूम था आपके पास। सिर्फ एक रूम था। कितने लोग रहते थे उसमें? 5 लोग रहते थे एक कमरे में, जयपुर में? जयपुर में 3 भाई और मम्मी पापा। तो वो ऐसा था कि लोग आते थे, पापा की कॉलर पकड़ते थे। तो सर्दियों में मैंने देखा था, बिल्कुल छुप के, तो नहीं होता बच्चा डर रहा है। हाँ। तो उस दिन के बाद में मैंने सोच लिया था कि पापा को एक रेस्ट दिलानी है। मतलब जो चोरी हो गए थे सिलेंडर्स और फिर पैसों की दिक्कत आ गई थी तो लोग वसूली के लिए आते थे और वो दौर आपने देखा? उस वक्त मम्मी ने जॉब करने स्टार्ट करा था। क्या करती थी वो? बाईजी का काम करती थी स्कूल में। मतलब साफ सफाई, खाना पीना, इन सब का काम स्कूलों में जाकर के हमें पढ़ाया लिखाया। कितना मिलता होगा उन्हें? 3-4 हजार अधिकतम 2,000-3,000। अच्छा, उन पैसों से घर चलता था। और पापा फिर क्या कर रहे थे? पापा वापस से फिर जो ठेकेदारी थी वो छोड़ दी थी और दूसरे के काम करके सिलेंडर उठाते थे। अच्छा, सिलेंडर उठाया करते थे। हाँ, दूसरी जगहों पे सप्लाई करते थे। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? मतलब मैंने सोच लिया था कि मेरे को थोड़ा सा कुछ करना है, रिस्पेक्ट दिलानी है। आज जब पापा जाते हैं और लोग कहते हैं ना कि राहुल के पापा है,
तो अच्छा फील होता है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात कही। आज डेली स्नूप पर ये बातचीत ना इस देश की सबसे ऐतिहासिक बातचीतों में से एक है। जी हाँ, ये बहुत क्लियर है कि कोई व्यक्ति कितने बुरे दौर से गुजरा होता है, इस पर लोग बहुत कम बातचीत करते हैं और सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन आप लोग अब तक रुके हैं और रुकने के बाद जो सुन रहे हैं ये एकदम बिल्कुल रॉ है, इसमें कोई भी काट छाट नहीं है। और मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि टोनी जो अब है और पहले जो राहुल थे वो इतने इमोशनल हो। राहुल उस दिन तय कर लिया कि कुछ करना है। मतलब मैंने स्टार्टिंग से मतलब जब वो चीज देखी थी मैंने, तो अंदर कहते ना डर डर रहता है। हाँ, तो वो था कि अब दोबारा कोई मेरे पिता का कॉलर नहीं पकड़े मेरे रहते हुए। आप लोग कितने भाई बहन थे? 3 भाई थे हम। 3 भाई थे। और उस वक्त कुछ कर नहीं सकते थे, बहुत छोटे। बहुत छोटे थे। तो बस ये फील होता है कभी अगर वो चित्र वापस सामने आते हैं ना तो इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आप अखबार बांटने लगते हैं, पहली बार आपने बाहर कदम रखा और आपने ठान तो लिया ही था कि परिवार के लिए कुछ करना है। आप अखबार बांटना शुरू किए। पहली सैलरी जो आई होगी कितनी होगी? 400। 400 रुपए। उस 400 रुपए में क्या क्या किया? घर पे देता था। कैसा लगा जब पहली बार दिए तो? मैं आज भी अपने पास नहीं रखता मेरे पास, एक पैसे भी? वो सब घर में जाता है। और वही तय करते हैं कि खर्च कहाँ करना है? खर्च कहाँ? आप मांगते हो? हाँ, मैं उनसे मांगता हूँ कि मुझे इतना चाहिए आज भी? हाँ, मैं अगर मेरे पास में अगर कभी 1 लाख रुपए भी आता है तो भी मैं वो घर में जाता है। जब आप अखबार छोटे सी उम्र में अखबार बांटना शुरू किया आपने, वो चैलेंजेस याद करते हैं क्या? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लाइक मैं कुत्तों से डरता था उस वक्त, जितने भी डॉगीज होते हैं, रोड साइड रोमियोस, उन सबसे इतना डरता था कि लाइक मेरे को बहुत, तब से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था, कुत्तों से डर सा लगने लग गया। फिर धीरे धीरे समझदार हुआ, फिर मुझे पता चला कि नहीं, कुत्तों के सामने बस सीधा खड़ा होना है। फिर कुत्तों से डर खत्म हो गया, फिर मैं कुत्तों को डराता था। फिर मुझे बाद में पता चला कि कुत्ते तो बहुत अच्छे होते हैं। फिर मैंने फिर से कुत्तों की रेस्पेक्ट करना चालू करा। पहले डर था, फिर डराना चालू हुआ, फिर रेस्पेक्ट चालू हुई। और वो मेरी दोस्त की वजह से रेस्पेक्ट चालू हुई थी कि कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं, बस उनसे दोस्ती तो करके देखो। फिर आपने दोस्ती करी उनसे। तो ये तो कुत्तों वाला पार्ट हो गया, और क्या क्या चैलेंजेस थे? बहुत सारे चैलेंज, लाइक सर्दियों में आपकी उंगलियां सूज जाना। उंगलियां सूज जाती हैं? सूज जाती। कितने बजे आपको उठना पड़ता होगा? सुबह 3 बजे 4 बजे। और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर फोल्ड करते थे। हाँ। एक न्यूज़पेपर में लगाते थे और फोल्ड करके फिर देना होता था साइकिल से। साइकिल से आप जाते थे? धीरे धीरे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते करते मैंने थिएटर स्टार्ट किया 2010 से। 2010 से? 2010 से। अच्छा। पहला मेरा वो था जिसमें मैंने, एक तरह से भारतीय संस्था थी। हाँ। मैंने वहां से उनसे मतलब ऐसे बोला कि मैं आपके पैम्पलेट्स बांटूंगा, आप मुझे सिखाओगे। तो मतलब अच्छा, तो ऐसे डील हुई? हाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि चल ठीक है, तू कर क्या। तो मैं पैम्पलेट्स बांटता था उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि ये 100 बांट क्या, हम देखेंगे। तो उन्होंने एक पीछे से बंदा भेज दिया कि ये फेंकेगा। मतलब ईमानदारी से ये लोगों को वो पोस्टर पर्ची दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो फिर मैंने देना चालू करा और उनको लगा कि सही में दे रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे 10,000 पोस्टर दिए, मतलब 10,000 पैम्पलेट्स दिए, और मैंने बांटना चालू करा। मैं मतलब सुबह दिया, शाम तक मैंने फिनिश करके और बोल दिया, बोला मुझे सिखाओ। बोला अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम देंगे। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। तो उस वक्त मैं नहीं जानता था निःशुल्क का क्या मतलब है। तो वहाँ पे तो निःशुल्क सिखाया जाता था। फिर मैंने बोला, ये वो पैसे दिया उन्होंने, उसने बोला ये लो तुम्हारे पैसे। तो उन्होंने, नहीं पैसे नीचे आप रखो, मुझे सिर्फ सिखा दो। तो बोले इसमें पढ़ देख, इसमें क्या लिखा हुआ है, निःशुल्क मतलब फ्री है बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लेंगे तुमसे। अच्छा। तो फिर मैं वो, मुझे पैसे भी मिले और उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा, एक्टिंग सीखना शुरू करी वहां आपने? से मेरा करियर स्टार्ट हुआ एक्टिंग फील्ड में कि मुझे थिएटर सीखना है। फिर सब कुछ चलता गया। थिएटर कितने साल किया आपने? थिएटर तो मैंने किया था 3-4 साल। 3-4 साल की? उसके बाद में छोड़ दिया था 12th के बाद में, क्योंकि अच्छा। मुझे घर का चलाना था। फिर मुझे फुल टाइम जॉब करनी थी। जॉब छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर जॉब छूट जाएगी तो थिएटर छूट जाएगा, और थिएटर छूट जाएगा तो जॉब छूट जाएगी। अखबार बांटने के बाद दूसरी कौन सी नौकरी करी? दूसरी करी थी मैंने एयरसेल, मतलब एक कंपनी। हाँ, नाम एक समय में आया नाम था, बंद हो गई, अब तो नाम ले भी सकता हूँ। ठीक। तो वो बंद हो गई थी, उसमें स्टोर के अंदर मैंने काम किया था। अच्छा। फिर उसके बाद में शॉपर्स शॉप जैसे मॉल्स के अंदर मैंने काम किया। फिर फाइनेंस कंपनी के अंदर आया मैं। अच्छा। फिर वहां पे भी मतलब ज्यादा कुछ होता नहीं था। तो फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में पूरा मतलब इधर उधर हो चुका था मैं। अच्छा। लॉकडाउन में मतलब अपने आप से बातें करता था। जॉनी मेरे साथ में आया। लॉकडाउन जब आया तो आप काम करके घर पे मदद कर रहे थे? हाँ, मदद कर रहे थे उस समय तक? मतलब उस वक्त नहीं कर रहा था, जॉब छूट चुकी थी। अच्छा, जॉब चली गई थी? जॉब चली गई थी। अच्छा। मतलब उसमें अपने आप में डिप्रेशन था कि मैं क्या कर सकता हूँ। जॉनी था मेरे साथ में बैठ के बात करता था। तो बहुत सारी चीजें होती है इन चीजों को लेकर के कि हाँ, मैं उससे मतलब जॉनी ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। अच्छा। जॉनी ने, नौकरी जाने का डिप्रेशन था? बहुत सारी डिप्रेशन थे, नौकरी जाने का था। हाँ। और भी बहुत सारे डिप्रेशन थे, तो उनको कैसे मैं उसको दूर करूँ। तो आप जब बाकायदा आपने थिएटर किया तो उसके बाद उस फील्ड में आगे सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं थी? हाँ,
मैं मतलब घर की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि मैं कहीं बाहर जाकर रहूं और मैं थिएटर में आगे जाऊं। मैं जा ही नहीं सकता था बाहर, और अगर चला भी जाता तो खुद से कुछ ना कुछ तो कर लेता, लेकिन मेरे था कि मेरे को घर वालों के साथ में रहना है। अच्छा, जॉनी कब आया लाइफ में? जॉनी आ गया था मेरी लाइफ में 2018-19 में। अच्छा, 18-19 में ही? हाँ। कैसे आए? ये उस वक्त दोस्तों के साथ में था कि दोस्तों के साथ में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो उन्होंने मतलब अपने आप को मतलब स्क्रिप्ट ऐसे बोला कि बेकार है तेरी, कुछ नहीं कर सकता तू, छोड़, फाड़ के फेंक देते थे। क्या देना चाहते थे चैनल पे व्यूअर्स को? मैं व्यूअर्स को कॉमेडी क्रिएट करना चाहता था, कि मैं उनको देना चाहता था कि जो आज हम सोचते हैं उस वक्त जब सोचते थे वो चीज मैं लोगों को दिखाना चाहता था। अच्छा। तो मैं आज भी एक जो आर्टिस्ट, जो एक क्रिएटर है, मैं उनको नंबर 1 मानता हूँ, भुवन बाम। उनसे इंस्पायर होकर मैं चाहता था कि कुछ तो मैं ऐसे करूँ। उस वक्त हम इंस्पायर हो चुके थे भुवन बाम से 2015 में। तो मतलब ऐसा था कि मैं एक था कि बस कुछ ऐसा चीज देनी है जो लोगों को हिट कर जाए। तो आप स्क्रिप्ट्स लिखते थे? मैं स्क्रिप्ट लिखता था कि कैसे इसको कैसे रियल बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, जो रियल जिंदगी में होता है, जो आज हम वेब सीरीज में देखते हैं, वो चीज मैं उस वक्त देना चाहता था, जो रियल चीज होती है। तो बस ये था कि उस वक्त भी कोई गाली गलौज नहीं थी, बिल्कुल प्रॉपर वे में वीडियोस बनते थे। तो मैंने उनको बोला कि बोलो, फिर उन्होंने नहीं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो फाड़ के फेंक देते। दोस्तों ने ही आपको डिमोटिवेट किया? दोस्तों ने डिमोटिवेट किया। आज मैं उनके साथ में नहीं हूँ। अच्छा। और आज वो तरसते हैं बात करने के लिए। अच्छा। लेकिन जब अगर कभी वो बात करते तो मैं कर लेता हूँ। मतलब ऐसा कुछ है नहीं मेरे मन में, क्योंकि मेरा ये चलता है कि ठीक है, माफ करना सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब ऐसे में जब उन लोगों ने दुत्कारा, कहा कि भाई ये बेहतर नहीं है, फिर क्या हुआ? वहां से फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था टोन टू टोनी। अच्छा। मैंने मेरी जो दोस्ती माही, उसके साथ में स्क्रिप्ट लिखना चालू करा, और वहां पे मेरे पास में से संसाधन नहीं थे कि जिसकी वजह से मैं मतलब वीडियो अच्छे से क्रिएट कर। क्या संसाधन थे उस वक्त? कैमरा चाहिए होता है, एक नहीं, मोबाइल सोर्सेस। अच्छे से। फिर आपके पास क्या क्या अवेलेबल था? मेरे पास में कुछ भी नहीं था। मैं तो सिर्फ मेरा एक गली का एक लड़का था, उसके पास में कैमरा था, उसके साथ में वीडियोस बनाने चालू करा। हमें कुछ पता नहीं था कि कैमरा कैसे हैंडल किया जाता है, सिनेमेटोग्राफी का कोई अंदाजा नहीं था। वहां से चीजें दूर होती गई और फिर वो चैनल एक तरीके से बंद हो गया था, जो आज 2018 में मैंने बनाया था टोन टू टोनी। वो बंद होने के बाद में फिर जॉब स्टार्ट करी, जो जॉनी बनाया टिकटॉक के लिए 2018 में। मतलब फिर सोचा कि कुछ तो करेंगे। जॉनी बनाया सिर्फ लोगों के डायलॉग्स कॉपी करके, और फिर अपना लिपसिंग देनी है। उस वक्त कुछ नहीं हुआ। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में जॉनी अकेला था और हम दोनों बातें करते रहे आपस में। मतलब जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जॉनी कुछ नहीं है मेरे पास में, और आप भी का जवाब मैं ही दे रहा हूँ कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बातें करता था मैं। तो वहां से मेरी दोस्ती हुई जॉनी से। आपको लगा कि जो दोस्त सचमुच में जीवन में है वो नहीं के बराबर है, और जो नहीं है वो है। हाँ, मतलब तो उस वक्त पे आपने जॉनी को अपनाया? जॉनी को अपनाया था मैंने, और जॉनी आज भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो मैं सिर्फ उसी का नाम लूंगा। तुम्हें ज्वेलसी तो नहीं हो रही? पक्का? सच में? सीरियस है? मैं सुन रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आपकी और उसकी बातचीत शुरू हुई। क्या क्या बताया उसको जो आज तक कभी किसी से नहीं कहा हो? वो तो सिर्फ उसी को पता है। वो बहुत सारी चीज है जो सिर्फ उसी को पता है और किसी को नहीं पता। मतलब उससे मेरी लाइफ में वो इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद जो जानकारी किसी को नहीं पता वो सिर्फ उसको पता है। कभी अगर उसमें खुद में जान आई तो सीधा मतलब वो खुद ही गले लगा लेगा वो, अगर कभी उसमें जान आई तो। अच्छा, आप लोग इतनी देर से सुन रहे होंगे ना, तो ये सोच रहे होंगे एक तरफ तो बहुत प्रैक्टिकल होकर के कि बात जिनकी हो रही है वो सिर्फ दो कठपुतली है, जिनको बोलने के लिए कोई बुलवाता है, वो एक बंदा है। बंदा कौन है? आप, यानी कि राहुल मिश्रा। लेकिन इतनी देर से जब आप सुन रहे होंगे तो कभी भी राहुल जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं उससे आपको एकदम क्लियर समझ आता होगा कि वो खुद अलग है, जॉनी अलग है, और जो भी अलग है ना। तो ऐसे में आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अपनी कला में कितने अंदर तक चला जाता है, कितना गहरा हो जाता है, तब जाकर करके आप जैसा कलाकार होता है। कोई इनको, मैं अगर बच्चे को इनके बाल छूता है मुझे अच्छा नहीं लगता। इवन मेरी जो बेटी है वो भी अगर इनको बाल खींचोगे मैं उससे मना करूंगा, नहीं इसके बाल नहीं छूने, डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। ये आपके लिए बेजान नहीं है, ये मेरे लिए बेजान नहीं है, ये मेरे लिए सब कुछ है। यही सब कुछ है, और बिल्कुल ये वैसे ही है इनकी वजह से मुझे वो सब कुछ मिला है जो शायद मैं सपने देखता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अच्छा, लोगों को ये एहसास कराने के लिए कि आप इन्हें बेजान नहीं मानते, तो थोड़ा बताओ कि ये कौन कौन सी ऐसी जगहों पर होते हैं, कहाँ कहाँ आप इन्हें शामिल कर लेते हो, जिससे लोग शॉक हो जाते होंगे कि अरे यार इन्हें यहाँ कैसे ले आए? बहुत सारी जगह होती है जहां पर मैं इनको ले जाना चाहता हूँ। आप अभी ऑफ कैमरा दीपावली की पूजा की बात कर रहे थे। वही मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल अगर दीपावली की पूजा हो रही है तो साथ में ये भी बैठते हैं, और इससे पहले मतलब बहुत सालों से ये बैठते हुए जब से ये बने। जॉनी जो तो नहीं था, लेकिन जॉनी हमेशा दिवाली की पूजा पर बैठता आ रहा है। मेरी शादी के बाद भी जो पहली दिवाली थी उसमें भी बैठा था। तो मतलब अच्छा लगता है जब लोगों मतलब जितने भी परिवारजन बैठते हैं साथ में, तो मतलब एंजॉय करते हैं उसको भी कि हाँ ये जॉनी है हमारे साथ में। मतलब जब आरती दी जाती है तो आरती लेते हैं तो सबसे पहले जॉनी को ऐसे करके फिर। अच्छा, आप जॉनी को प्रॉपर? हाँ,
मतलब आरती कुछ आरती पूरा सब कुछ ऐसा। जब दिवाली की पूजा होती है तो जैसे वो डोरा बांधते तो हम जॉनी के भी वो डोरा बांधते। अच्छा, कलावा हाँ कला। बाकायदा बांधते हैं। आप लोगों को अब शायद विश्वास हो गया होगा, और उन्होंने जो बात कही वो भी बिल्कुल अलग लगी है। आगे चलते हैं। आप जब आपने बताया कि आपकी ये सब चल रहा था, उस बीच में फिर नौकरी भी कर रहे थे आप। जॉब छूट चुकी थी मेरी। ये 18-19 के दौरान आए। हाँ ठीक है, ये नहीं आया था, ये बाद में आया था। ये बाद में आया था। हाँ जो आए थे उस समय। जो नहीं जॉनी जॉनी आए थे, सबसे पहले जॉनी आए हुए थे, जो बाद में। तो ये आ गए थे, उसके बाद फिर इनके साथ जब आप एक्ट कर रहे थे तो आपका खर्च वगैरह नहीं चल पा रहा था क्या? मेरा नहीं चल पा रहा था कुछ भी। जब मैं एक्ट कर रहा था तब मैंने मतलब एक मेरी फ्रेंड को बताया कि देख मैं ये चीज कर रहा हूँ। जॉनी खुद से बोलता है, तो उसने बोला कि कैसे। मैंने बोला देख दिखाता हूँ। उसको व्हाट्सएप पे कॉलिंग करी, फिर उसने बोला ये तो सच में बोलने लगा, कैसे बोलता है ये। तो बोलता मैं तो जॉनी ने बोला मैं तो बोलता हूँ, खुद से बोलने लग गया। तो बोला कैसे, कोई मशीन फिट करी है? फिर मैंने बताया उसको, देख ऐसे ऐसे बोला, बहुत अच्छा टैलेंट है ये तो, तुम ऐसे करके एक डेटिंग ऐप पर लाइव आओ और अच्छा पैसा मिलेगा तुमको। मैंने बोला कि देखते हैं। आप कहते ना कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है वो सब कुछ करने का ट्राई करे। हाँ बिल्कुल ठीक। तो वहां पे मैंने डेटिंग ऐप पे लाइव किया और वहां से लोग अच्छे प्रभावित होने लगे, अंग्रेज लोग आने लगे और अच्छा अप्रिशिएट करने लगे कि जॉनी, और वो भी मानने लगे कि जॉनी अलग है। क्योंकि जॉनी कभी कुछ ऐसी बात कर जाता है। जॉनी को जब भी मैं पहनता हूँ तो कभी कभी मेरे को ऐसा लग जाता है कि ये क्या बात बोल गया मैं, और मुझे पता नहीं चलता कि मैं कब बोल गया। तो बहुत पैसा नहीं इन लोगों के माध्यम से, इस कला के माध्यम से आप कमा पा रहे थे। नहीं, क्यों नहीं छोड़ा फिर इन्हें, जबकि आपके मेरे लिए घर की माली हालत तो उस वक्त पे भी बहुत सुधरी नहीं होगी। जिसने मुझे डिप्रेशन से निकाला है तो वो तो मेरे लिए सब कुछ है। छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं। तो मैं मतलब जो भी कुछ कमा रहा था उससे $100 महीने का मिलता था मुझको। उस वक्त डॉलर की थी 74 रुपए 72 रुपए। तो जो भी 7,000 मिलता था मैं इतना ही कुछ कर पाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि एक दिन आधे घंटे में मुझे $500 मिल गए थे। अच्छा, मैं बहुत खुश हुआ था उस वक्त कि हाँ मुझे आधे घंटे में $500 मिल गए। फिर 3 महीने तक कुछ नहीं मिला। अच्छा। फिर मतलब ये था कि कुछ तो आ रहा था, अर्निंग हो रही थी। और नहीं भी होती तो ये साथ होते आप, फिर और इस लॉकडाउन कला को आप छोड़ते नहीं। फिर लॉकडाउन खुला और उसके बाद में फिर से जॉब में लग गया मैं। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद में मतलब मेरी जो वाइफ है वो ये बोलती थी कि आप जॉब छोड़ दो, आप इसी में सब कुछ करो, आपको सब कुछ मिलेगा इसी में, आप करो तो सही, बाहर जाओ, पार्क में वीडियोस बनाओ, बाहर लेकर जाओ पब्लिक प्लेस में। मैं सोचता था कि अगर मैं इसको बाहर लेके जाने लगा, जॉब छोड़ दी, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं कैसे हेल्प करूंगा अपनी फैमिली की, जो मैं स्टार्टिंग से सोचता हूँ, और वो बड़ा होने के बाद अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो कैसे हो पाएगा मुमकिन। फिर मैं वहां से लेटेंट में गया। वहां से मुझे किसी ने बोला कि आप लेटेंट में जाओ, आपको थोड़ा सा अच्छा इसको मिलेगा, क्योंकि वो इंडिया का नंबर 1 शो बन चुका था उस समय रहने वाला। तो वहां से मतलब वहां पे भी मैं जीता, और जीतने के बाद मतलब मेरे पास एक खबर है कि आप उस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले घर पर कुछ कह करके गए थे। वो मैं कह के गया था कि अगर मैं वहां पे जीता तो जीतने के बाद में रामायण करेंगे। अच्छा। और रामायण जब मैं यहाँ से बोल के गया था मम्मी को, मम्मी मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद लेकर गया, जब भी होगा रामायण करवाओगे, अपन अच्छी रामायण। मतलब आप शुरू से ही धार्मिक रहे? नहीं, मैं शुरू से धार्मिक नहीं था। मैं पहले एक वक्त ऐसा था जब मैं बचपन में था कि मैं मतलब मेरे साथ में जो भी मैंने फादर वाला इंसिडेंट बताया, मैंने बोला भगवान तो है ही नहीं, अगर भगवान होते तो वो चीज कर ही नहीं पाते। उस एक ट्रेजेडी ने आपको थोड़ा सा, तो फिर मैं वहां से मैं मानने नहीं लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे मेरा एक जो एस्ट्रोलॉजर थे भाई, कजन, वो आज तो नहीं है, तो उन्होंने ऐसे बोला था कि एक वक्त आएगा, उसने मेरी सब कुछ देखने के बाद में, कि एक वक्त आएगा कि तू खुद से मानने लगेगा, तुझको खुद से मतलब विश्वास होगा। अच्छा। फिर 2016-17 में मैं फिर से अपने भगवान की तरफ आगे, मतलब आस्था की तरफ आप आगे आ गया। फिर वहां से मैं राजन जी महाराज है उन्हें सुनता गया, और वो बहुत अच्छा समझाते थे। राजन जी महाराज के भजन आपको अच्छे लगते हैं? बहुत, मतलब भजन, और वो जब वो कथा सुनाते थे ना, तो बहुत अच्छे सुनाते थे। मतलब अगर मैं बोलता था अगर 5 मिनट भी अगर आप राजन जी महाराज जी को सुन लोगे ना, तो आप में अपने आप में ऐसा हो जाएगा कि नहीं अब मुझे पूरी कथा सुननी है। राजन जी महाराज जी ऐसे हैं। तुम्हें पता है किनकी बात कर रहे हैं? ठीक है। कुछ कहोगे राजन जी महाराज के लिए? वो क्यूट है। क्यूट है? क्यूट तो है वो। बहुत संघर्ष किया है उन्होंने भी। गोलू मोटू से गोलू मोटू से बहुत संघर्ष भी किया है उन्होंने, पता है तुम्हें? वो भी चले गए थे मुंबई, उसके बाद फिर वो वापस आए, ये बात मालूम है तुम्हें? ये तो नहीं। उनके साथ एक अलग तरीके की ट्रेजेडी हो गई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा गजब का खुलासा किया। मिश्रा वाले इंटरव्यू। हाँ, और उसके बाद फिर वो वापस आए, और नियति ने तो एक्चुअली उन्हें तय ही किया था कि उन्हें कहाँ जाना है। तो वो कहते हैं कि अगर वहां वो उस दिन सेलेक्ट हो गए होते तो शायद आज यहाँ तक नहीं पहुंचे होते। इसकी तरह तो आप लोगों की केमिस्ट्री खत्म नहीं हो रही है कि मैं आगे बढ़ सकूं। नहीं, बढ़ो ना। बढ़ू ना? ठीक है, हम तो चाहते हैं लोग आगे बढ़े। ऐसा? ठीक है, मैं भी बढ़ूंगा, लेकिन इंटरव्यू पूरा होने के बाद। अच्छा, ठीक है। आप इस कला के लिए लगातार लगे हुए थे, कहीं काम भी कर रहे थे। इस दौरान शादी जो है
ये कैसे कर ली? मतलब आपको लगा नहीं कि आप बहुत मजबूत नहीं हो पाए हैं? क्या घर की स्थिति बहुत सुधर गई थी? नहीं सुधरी थी। क्या स्थिति उस वक्त पे थी? ये कब की बात उस है? वक्त भी ऐसा था कि हमारा जो एक, ये 2022-21 की बात है? हाँ ये मतलब 2 साल हो गए मेरी शादी 2 को। साल, मतलब 2 ढाई साल। 22-23 की बात है। हाँ ठीक है। मतलब सन तो नहीं पता, मुझे डेट हाँ, पता है। हाँ, ये अगर बात होगी तो मैं उनसे कह दूंगा आपकी वाइफ से मत कि उन्हें कहना। यही नहीं पता कि कौन सा था। तुम बीच में फिर बोले यार अब मैं निराश हो रहा हूँ, नाराज भी हो जाओ। ये भी दिक्कत है, आदमी गुस्सा भी नहीं हो सकता। हाँ। तो उस समय पर 2022-23 के आसपास जब आपकी शादी, तो आपने खुद नहीं कहा कि अभी आपकी ये कला है, इसका नाम? जो था मैंने सब सच बोल दिया था कि मैं 12th पास आउट हूँ और मैं इतना ही कमाता हूँ। नहीं, लेकिन आपको ये फील नहीं हुआ कि अभी शादी क्यों करूं मैं? घर की भी स्थिति बहुत खास नहीं है, मैं मेरी फैमिली कैसे किसी की जिम्मेदारी मम्मी संभालूं? पापा जो है मेरे बहुत मतलब बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है। उन्होंने बोला कि तू कर, कुछ अच्छा हो जाएगा, हम बाकी हम सपोर्ट कर ही रहे हैं। पापा मेरे दिखाते नहीं है पर सपोर्टिव है। समय रहते माँ बाप ने कहा कि तुम शादी कर लो, समय और यही आपने है। कोई भी चू चपा नहीं करी? नहीं करी। मैंने बोला कि अगर आपको हम जब देखने गए थे तब भी मैंने बोला कि आपको पसंद है। बोला, हाँ पर ठीक है, डन। किस ससुर से बात हुई, फादर इन लॉ से? हाँ शुरू में सबसे पहले जब शादी होनी हाँ। थी, उन्होंने पूछा था कि हम फिल्मों में देखते हैं कि वो लोग बातचीत करते हैं और उनको सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि भाई मैं जिसको बेटी दे रहा हूँ वो क्या करता है? टेंशन सबको रहती है और मेरा ये था कि जब वो बैठे हुए थे तो मैंने उनको साफ बोल दिया था कि मैं ये करता हूँ आगे, अभी मैं इतना कमा रहा हूँ, आगे का मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कमा पाऊंगा या नहीं। आर्ट फॉर्म का नाम पूछा था उन्होंने? नहीं, उनको पता ही नहीं था ये आर्ट फॉर्म क्या होती है। बस उनको बताया कि ऐसे वीडियो दिखा कि मैं ये करता हूँ और वो मतलब वो वीडियो देखकर हंस रहे थे बस। तो मतलब उनको लगा कि शायद सही है लड़का, तो फिर उन्होंने अपनी बेटी दे दी। कुछ नहीं तो खून तो लोगों के बढ़ा ही रहा है। इतना तो है ही। इसलिए फिर उनको लगा कि ठीक है, फिर उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी दे दी और आज उनकी बेटी मेरे पास है। आप उनके पास नहीं हो? हाँ मैं उनके पास नहीं हूँ, मैं मम्मी पापा के पास हूँ। लेकिन फिर भी उनके साथ हूँ। उनके साथ? हाँ। वो आप, आपके बीच में जॉनी जोजो और एक बिटिया भी है, मैं आया तो था। हाँ। कैसे मैनेज करते हैं इन सबको? क्योंकि आपके लिए तो कोई भी बेजान नहीं है, सब परिवार के सदस्य हैं। और फिर माँ बाप अलग सर्वोपरि। हाँ मेरे लिए जॉनी जोजो पहले है, मतलब फैमिली तो खैर है ही, लेकिन जॉनी जोजो को मैं साथ में लेकर चलता हूँ, ये फैमिली का हिस्सा है। इस बात से वाइफ को कोई इशू? कोई इशू नहीं है, मतलब उसको वो अंडरस्टैंडिंग है। मेरी वाइफ बहुत चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग है। जैसे चाहे मेरा बेड फेस था तब भी वो अंडरस्टैंडिंग थी, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। उसने कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करी, किसी भी चीज की? उसने कभी ये नहीं बोला मुझसे आगे से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेकर आओ। वो मतलब अपनी डिमांड को छुपा दी गई। क्यों? फिर मुझे लगता था कि शायद इसको ये चीज़ की नीड है, तो मेरे पास जितना कुछ होता था, चाहे वो 1 महीने लेट हो चाहे 2 महीने लेट हो, मैं उसको लाके देता था कि मेरे को ये लाके देना है उसे। एक अच्छे मतलब संबंध अच्छा, अगर आपको बच्चे से बनाना है और अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो वो एक अच्छा वो प्रॉपर वो वे रहता है कि आप डिमांड पूरी करो, लेट करो लेकिन पूरी करो। लेकिन उसकी डिमांड कभी इतनी मोटी नहीं होती थी कि मुझे ये चाहिए, उसकी छोटी छोटी डिमांड होती थी कि मुझे बाहर घूमने जाना है, कि कभी बाहर घूमने लेकर जाओ, बाहर अगर आप नहीं लेके जा रहे, आउट ऑफ जयपुर नहीं लेके जा रहे, मेरे को यहीं घुमा दो। आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं कुछ हद तक, जिस फेज में काफी कुछ बड़ा हिस्सा होता है अपने साथ, खुश करने वाला भी होता है। मुझे ये बताइए कि आप क्या मानते हैं, किसी भी वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर का अपने पार्टनर के पेशे के साथ एक अच्छा समझ रखना और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में अपना पूरा 100% देना कितना जरूरी है? मैं कहता हूं कि उसको 100% नहीं, अगर आप 50% भी दे दोगे ना, अगर आप 10% भी दे दोगे और कि भाई आप सपोर्ट करो, आप 10% भी सपोर्ट कर दोगे ना उसको, तो सामने वाले को लगता है कि मेरे साथ में कोई तो है, मेरे पीछे कोई तो खड़ा है जो मुझे सपोर्ट करेगा। इस बीच में अगर पार्टनर के कुछ अरमान के गले घुट रहे हैं, वो अरमान खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो चलेगा क्या? देखो, अगर आप मैं लाइफ पार्टनर की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष की बात। वही, अगर आप सपोर्ट कर रहे हो उसे 10% भी अगर आप सपोर्ट कर रहे हो ना, तो वो किसके लिए करेगा? अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? मेरी फैमिली के लिए, मेरी लाइफ पार्टनर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए कर रहा हूं ना, अगर मैं आगे जा रहा हूं तो। आखिरकार मतलब पर्सनली किसी के भी अरमानों का गला घुटता भी है तो आगे जाके वो कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। बहुत कुछ मिल जाता है, और वो इतना मिल जाता है कि शायद आप उस वक्त का जो सपोर्ट आपको जब वो देखते हो ना कि मैंने इतना सपोर्ट किया और आज आप इतना आगे चले गए, तो बहुत प्राउड फील होता है, पूरी फैमिली को प्राउड फील होता है। आज अगर मेरी जब बेटी बड़ी होगी, आज वो अभी इतनी समझ नहीं है, लेकिन जब वो बड़ी होगी तो वो बहुत प्राउड फील करेगी मेरे फादर को। बिल्कुल करेगी। तो जब उसको पता चलेगा वो महाराज जी को हंसा के आया, महाराज जी पर आप आए, महाराज जी पर आए। और ऐसा है कि लोग कहते हैं, कई बार मेरी बातचीत हुई तो ऐसा कहा जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा खुश हुए, हाके लगाकर खूब हंसे, और उनको हंसते हुए देख करके ना जाने देश और दुनिया में कितने लोगों का खून बढ़ा, कितने लोगों की कई बीमारियां ठीक हो गई। भैया ये जादू कर कैसे दिया, हुआ क्या था?
वो मतलब देखो, ये जादू नहीं है, कृपा है मेरे ऊपर। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं कि आप पे श्री जी की बहुत कृपा है। तो जब जब ये चीज हुई, ये कांड हुआ, उसके बाद में मेरे साथ में ये चीज हुई थी कि मुझे बाद में पता चला कि ये तो कृपा हुई है मेरे ऊपर, कि महाराज जी हंसे, उन्होंने लीला रची, कि महाराज जी ने जो लीला होती है वो करी अपनी, और श्री जी ने कृपा कर दी कि अब तेरा उद्धार होगा, और उद्धार हो गया। मैं बहुत आगे चला गया, और एक रात में इतने फॉलोअर्स गेन करना मेरे लिए सपना था, और वो सपना पूरा हुआ। हम ना उस एक पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे ही आप प्रेमानंद जी महाराज से मिल करके आए, एकदम से लाइफ में क्या क्या बदलाव? बहुत सारे बदलाव हुए। थोड़ा थोड़ा बात करें, मोटा मोटा। जैसे मैं पहले गाली गलौच वाली वीडियो बनाता था। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, लेटेंट में भी काफी लेटेंट में भी हाँ। कुछ गाली गलौच वाले वीडियोस वायरल हुए, तो वहां पे मुझे ज्यादा लोग नहीं देखते थे, सिर्फ ये बोलते थे यार आप लेटेंट में आए ऐसा करके। हाँ। लेकिन जब मैं महाराज जी को इतना हंसा के आया, और इतना मतलब साधारण तरीके से, बहुत बगैर किसी गाली बिना गाली गलौच के, सिर्फ अपना टैलेंट दिखा के अगर हाँ। महाराज जी को इतना हंसा के आया, तो लोगों ने फूल बरसाना चालू करे। ये उसी दिन होने लगा था। मैं उस पर्टिकुलर घंटों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही आप वीडियो से बाहर आए हैं, मतलब उस जैसे ही मैं वहां से उनसे बाहर आया था ना, करके बाहर मुलाकात के बाद में मैंने ये सोच लिया था कभी जीवन में गाली नहीं बकनी। ये पहले आपने तय कर लिया? ये तय कर लिया था। और क्या क्या उसके चंद घंटों बाद में मैंने जैसे ये पोस्ट डाला कि मैं अब कभी गाली नहीं बकूंगा, हाँ। वो इतना मतलब इतना लोगों ने इतना पसंद किया कि शेयर तो किया ही किया, प्लस उसमें 8 लाख लाइक भी आए। 8 लाख लाइक? हाँ, ये कुछ मिनट, सिर्फ वो फोटो पर बोला 8 लाख, वो सिर्फ उन घंटों में। और मतलब ऐसा था कि मेरे लिए शायद आज भी जब वो लोग देखते हैं वो पोस्ट को, मैंने उसको पिन कर रखा हुआ है, तो वो लोग को सिर्फ यही बोलते हैं कि मतलब आप में जो ये सुधार है ना, शायद हर लोगों में आए, और मैं ये चाहता हूँ कि वो हर लोगों में आए। अगर आपके पास में अच्छा टैलेंट है तो आप उसको अच्छे कार्यों में लगाओ। उन कुछ घंटों में सोशल मीडिया पे कैसे एकदम से? सोशल मीडिया पे ऐसा था कि जैसे मैं ऐसे रिफ्रेश कर उनसे मिलके निकला हाँ। वीडियोस बाहर हुआ, और वीडियो बाहर होते ही चंद घंटों बाद में इतना वायरल हुआ, वो इतना वायरल हुआ कि शायद मैं सोच भी नहीं सकता था हर फीड पर वो ही दिखे। मुझे लगा कि सिर्फ ये मेरी फीड पे दिख रहा है, सामने वाले की फीड पे भी ये दिखे, तीसरे पर्सन के भी, सबके स्टेटस भर गए थे सिर्फ उसी वीडियो से, सबके। मुझे लग रहा था कि सिर्फ मेरे लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, इवन मेरे जो स्टेटस लगा रहे हैं उनको ये नहीं पता था कि ये राहुल है। अच्छा, मेरे ही लोगों को नहीं पता था कि ये राहुल है, राहुल ये चीज करता है। तो मेरे सामने बहुत बड़ा एक वो था उदाहरण कि मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में कवर कर चुका था। लोगों के पास में गया, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते थे मेरे पास में कि मैंने आज तक कभी वो मैसेजेस पूरे पढ़े नहीं। अगर मैं पूरा नीचे जाऊंगा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़े वो इतने मैसेज। मतलब इतने लोगों ने आपको मैसेज किया है? कम से कम 4 मिलियन लोगों के प्रोफाइल विजिट थे उस वक्त। 4 मिलियन लोग? 4 मिलियन उन कुछ घंटों में, उन चंद घंटों में, उन 4-5 दिन में 4-5 मिलियन, मतलब मेरे पास में प्रोफाइल विजिट जब मैंने देखा, मतलब 4 मिलियन 5 मिलियन ऐसा गया, लोगों के मैसेजेस आने लगे, और 6 लाख लोगों ने उस वक्त मुझे फॉलो किया। तो मेरे को बड़ा मतलब एक होता है कि ऐसे मैसेजेस जो शायद मैं कभी डिजर्व नहीं करता था, ऐसे मैसेज। हाँ। लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मैं मतलब मैंने क्या कर दिया, मुझे बाद में पता चला कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। और ये श्री जी की कृपा थी? सब श्री जी की कृपा। क्या? बिना श्री जी की कृपा के शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चमत्कार है मेरे लिए कि जिस दिन मेरा जाना हुआ उसी दिन महाराज जी की वो जो पद यात्रा है वो स्टार्ट हुई, और उसके अगले दिन मैं महाराज जी को इतना हंसा रहा हूँ। और अच्छा, हाँ, ये भी एक गजब का इत्तेफाक था या श्री जी की चमत्कार था? ये मेरे लिए चमत्कार है कि उसी दिन जिस दिन मेरा जाना हुआ उसी दिन, और उसी दिन आपकी बिटिया, उसी के एक दिन पहले मेरी बर्थडे, एक साल पूरे हुए थे जब मैंने रामायण कथा करवाई थी, बिटिया रामायण करवाई थी बर्थडे पे। और अगले दिन जब हम पहुंचे उसी दिन महाराज जी किसी बड़ी लग्जरी होटल में जाकर के लोगों को खाना नहीं खिलवाया? नहीं, यहीं पे यहाँ पे प्रॉपर रामायण करवाया, शादी बटी और पूरा पूजा पाठ के साथ उनका जन्मदिन मनाया। हाँ। और मेरा ये था कि मैं जितना भी कुछ कर रहा था सारी मेरी बिटिया के लिए कर रहा था। लेटेंट से जो पैसा मिला मुझे वही मैंने रामायण में लगा दिया। एक बड़ी जरूरी बात, जो बात कह करके सबको रोका हूं, कि आज आप इतने फेमस हो गए, इतने बड़े लेवल पे लोग देखते हैं, चीजें सोशल मीडिया पे काफी मजबूत है। हम जब आए तो जहां आप रहते हैं उसकी पूरी सड़क कच्ची है। घर पर आए तो एक सामान्य सा घर है, सीढ़ियों से हम ऊपर आए, उसके विजुअल्स आप लोगों को लगातार स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस समय पिता क्या कर रहे हैं? अभी पापा ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ। मैंने बताया भी था, तो मैं कहीं से सुना था कि ई रिक्शा चलाते हैं, तो आपसे कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ई रिक्शा चलाते हैं। हाँ। तो अब आपको नहीं लगता, मतलब सबको ये लगता है कि अब आप बहुत फेमस हो गए, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां होंगी, बड़ा सा विला होगा। थोड़ा क्लियर करिए लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी भीड़, बहुत सारा नंबर आदमी को एकदम से अमीर कर देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के मतलब मिलियन फॉलोअर्स हैं तो उसे मेहनत करनी होगी।
अगर मेरे एक रात में 6 लाख फॉलोअर्स बढ़े तो मुझे वो फॉलोअर्स से कुछ नहीं प्राप्त होगा, मुझे मेहनत करनी होगी, उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि एक रात में फॉलोअर्स बढ़ गए, आपके पास में कल BMW खड़ी होगी, मर्सिडीज खड़ी होगी, कल को आप वेलफायर में घूम रहे हो। वो नहीं, मेरा सपना है वेलफायर लेने का। मैंने मतलब सुना था किसी से कि किसी के पास में वेलफायर ऐसी गाड़ी होती है, तो मेरा सपना है लेने का। कभी तो जिंदगी में लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कम 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 12 साल मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा पैसा आने लगता है, प्रमोशंस ये वो, तो आखिरकार कहाँ दिक्कत आ रही है? आपको इतना साल क्यों लगेगा? मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हूँ अभी। जब अगर मुझे लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जानते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक चीज है कि ब्रांड कतराते हैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को, कोई भी। बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग कि अगर कोई धर्म और आस्था से जुड़ करके अपने आप को आगे ला रहा है, तो अगर वो प्रसिद्ध भी है तो भी उसको आर्थिक तंगी से गुजरना होगा। ब्रांड कतराएंगे आपके पास में आने के लिए। और इवन कुछ गैम्बलिंग एड्स जो होते हैं वो हम करना ही नहीं चाहते और करेंगे भी नहीं कभी जिंदगी। मतलब ये जितने भी इस तरीके के हैं जिनमें जोखिम है, पैसा हाँ, बर्बाद, मतलब जहां पर वो कार्य मतलब अच्छा है ही नहीं। हम पहले भी खिलाफ थे जब हमारे कम फॉलोअर्स थे, जब हमारे पास ज्यादा हो गए तब भी खिलाफ है। इवन मुझे 20 लाख तक का ऑफर आया था, हमने वो भी ठुकरा दिया। सिर्फ सीधा बोला राधे राधे, वी आर नॉट एक्सेप्ट द गैम्बलिंग एड, और फिर राधे राधे बोल के खत्म कर दिया। उसके बाद अब कभी उसका मेल नहीं आया। और मेरे पास में अभी अगर आप मेल आईडी अगर खोलेंगे या फिर मेरा इंस्टाग्राम अगर आप मैसेजेस खोलेंगे तो सिर्फ गैम्बलिंग के एड वगैरह यही। वो लोग मतलब कभी नहीं कतराएंगे, लेकिन जो ब्रांड्स होंगे ना वो कतराएंगे कि यार नहीं, क्या पता कि हम इसको ऐड दे करके शायद कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। लोग देना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर मैं गाली गलौच में फेमस होता तो ब्रांड्स की लाइन लग जाती बहुत सारे, चाहे वो कितनी भी ब्रांड्स के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वही ब्रांड्स वो लाइन लगा लेते पूरा कि हमारा भी ऐड कर दो, हमारा भी ऐड कर दो, हमारा भी ऐड कर दो। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए ना, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ, राधा कृष्ण और भक्ति के साथ जुड़ करके कितना आगे तक जाना चाहता है, कितने बड़े संत को जिसने इतना हंसाया, उसके साथ आज एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि वो गंदगी फैला करके लोगों को नहीं हंसा रहा है, इसलिए वो कंपनियां इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई कमर्शियल रिलेशन नहीं बना रही है। क्यों? क्योंकि उनको पसंद, मतलब लोगों को उनको ऐसा लगता है कि इससे रीच नहीं मिलेगा। लेकिन कृपा श्री जी की ऐसी है कि मुझे अच्छा रीच मिल रहा है, और मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई कंपनी नहीं दे रही है, सही है, ठीक है, जो कंपनी आएगी उसका स्वागत है, जो नहीं आएगी मतलब कमाई, आप जितना कमा रहे हैं उतना ठीक है, तपस्या और करेंगे, मेहनत और करेंगे, खुद से कुछ आएगा तो ठीक है। इस एक कला पर थोड़ी बातचीत करते हैं। कला से पहले एक और जरूरी बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्या क्या तमन्ना है? मेरी तो बहुत सारी तमन्ना है। मुझे वृंदावन में घर चाहिए, मेरी सबसे आखिरी और पहली इच्छा यही है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप खुद बता रहे हैं कि आप पूजा पाठ से जुड़े हैं, आप ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियां आपके साथ नहीं आना चाह रही हैं, तो फिर कैसे लेंगे घर? मेहनत करनी पड़ेगी ना, मेहनत करूंगा तो समय लगेगा चलेगा, लेकिन चलेगा। मैं चाहता हूं कि समय लूं, लेकिन एक अच्छे पैमाने पे समय लूं कि हाँ ठीक है, मुझे समय लग रहा है लेकिन अच्छा लगे। लास्ट में जब मैं रहूं, जब मुझे वो प्राप्ति हो ना, तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये कहते ना कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, परोसा हुआ खाना अगर तुरंत मिल जाएगा तो आपको उसकी कदर नहीं होगी, लेकिन आप उसी के लिए मेहनत करोगे तो आपको उसकी कदर होगी खाने की, आप पूरा खाना खाओगे। वृंदावन में घर चाहिए। दूसरी तमन्ना तो बस ये है कि मम्मी पापा एक अच्छे से रहें, अपने जीवन यापन बिल्कुल कोई काम ना करके, बस अपने आप बस खुशी से देखते रहे कि क्या चल रहा है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी वायरल होगी। मैं कई बार कहता हूं कि मैं व्यूज का व्यापारी नहीं हूं, एक पत्रकार हूं। वही पहुंचाना चाहता हूं जिससे समाज पर एक गजब का असर पड़े, लोग सोचे समझे और विचार करें। इनकी जो तमन्ना है वो पूरा करने में वक्त लगेगा, ये पहले से जानते हैं। आप में से जितने लोग इसके लिए कैपेबल हैं, जैसे भी हो सके राहुल मिश्रा की इन तमन्नाओं को पूरा करने में जैसी भी जो मदद कर सकते हैं करिएगा जरूर। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि पूजा पाठ का रास्ता अपनाने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन नहीं करती हैं, कोई पार्टनरशिप नहीं करती हैं। इसके विपरीत अगर कोई गाली गलौज कर रहा है, गलत काम, मतलब गलत तरीके से हंसा रहा है, तो उस तरफ मदद कर रही हैं। इस पर सोचिएगा, और ये ठीक होना चाहिए, ये जिम्मेदारों तक भी बात पहुंचे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि जहां एक तरफ हम अपने आप को ये कहते हैं कि पूजा पाठ में लगे रहना चाहिए, ऐसे में पूजा पाठ में लगने के बाद अगर कोई आर्थिक तंगी झेलेगा तो उसके लिए बहुत सारी चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो फिलहाल जो तमन्नाएं राहुल मिश्रा जी की हैं, टोनी की हैं, जोनी जोजो के साथ जो इतने लोगों के सामने आते हैं उनकी है, तो कम से कम इस पर विचार करिए और जो हो सके अपनी तरफ से करिए। मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो वायरल हो रहा होगा तो कुछ हद तक तो उन तक पहुंचेगा। इस कला पे थोड़ी बात करते हैं हम लोग अंतिम समय में बातचीत के। कौन इस कला को कहते क्या है? इस कला को बोलते हैं वेंट्रोलिक्विज्म। अच्छा, और जो इस कला को वेंट्रोलिक्विज्म वेंट्रोलिक्विज्म, और जो कला को, ये जो आर्ट को परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं वेंट्रोलिक्विस्ट। वेंट्रोलिक्विस्ट आप हैं।
मैं अच्छा। और कला मेरी वेंट्रोलोक्विज्म। कैसे करते हैं? ये पेट की हवा को लेकर के, मतलब जो भी हमारे वो टंग पीछे चली जाएगी, वोकल कॉर्ड्स के पूरे टच करेगी, और फिर हम ये चीज को बिना लिप्स हिलाए बोल सकते हैं। मतलब आप आवाज जो है वो बाकायदा जो की भी आपके मुंह से निकल रही है, वो भी मेरे आप भी मुंह से। खुद बोल रहे हैं और जॉनी की भी आवाज आप हाँ। निकाल ले रहे हैं, ये सब आप कर ले रहे हैं। तो ये कितनी देर कर सकते हैं? ये अगर मुझे मजा आ रहा है तो मैं पूरे दिन कर लूंगा। पूरे दिन? और अगर मुझे मजा नहीं आ रहा तो फिर मैं बोल दूंगा कि मैं नहीं कर। अच्छा, इसको करते समय कोई दिक्कत परेशानी भी होती है क्या बहुत आपको? सारी परेशानी क्या होती क्या है। दिक्कत है? जैसे मैं जॉनी को पहनूंगा तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, पसीना गर्मियों में, मतलब मैं गर्मियों में ज्यादा देर तक परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन अगर कहीं मुझे कूलिंग मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो मैं वहां पे पूरे दिन कर सकता हूँ आराम से। पूरे दिन कर सकते? ये एक दिक्कत हुई पसीने की। हाँ। दूसरी क्या दिक्कत है? दूसरा गले को लेकर है कि गला आपका इतना खराब हो जाता है एक वक्त पे कि मैं 20 दिन 25 दिन मैं कुछ ना तो क बोल सकता ना अ बोल सकता, मैं सिर्फ बस। अच्छा, सिर्फ चुप रहते हैं आप जब गला खराब होता जब है? गला खराब होता है प्रॉपर मतलब आपको इंतजार करना होता है कब आपका गला जब तक सही? मैं प्रॉपर सही नहीं होऊंगा तब तक मैं लोड नहीं दूंगा। अच्छा, लोड ही नहीं देंगे? क्योंकि अगर मैंने लोड देना चालू करा तो मेरे गले पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आप जितना आराम हो सके उतना आराम करो जब भी आपका गला खराब हो जाए। जब गला खराब होते हुए अगर आप जॉनी और जोजो की आवाज लोगोगे और वोकल कॉर्ड्स पे जोर दोगे तो वो सूजन आ जाएगी वोकल कॉर्ड्स पर। तो इतना ध्यान रखना पड़ता है? बहुत ज्यादा। ना मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीता, कोल्ड ड्रिंक्स तो मैं स्टार्टिंग से नहीं पीता। ना मैं कुछ खट्टा खाता, ना मैं मीठा खाता, बस नॉर्मली जो मीठा तो मैं बिल्कुल ही हाथ ये बात मुझे पूछनी चाहिए या नहीं पता नहीं, लेकिन लोग जब किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, इतने बड़े लेवल पर देखते हैं, तो सब जानना चाहते हैं कि व्यक्ति कैसा है, क्या है। ये बहुत स्वाभाविक है कि आप तो पूजा पाठ और इन सब को लेकर के बहुत गंभीर हैं, श्री जी की आप पर कृपा है, आप ये साफ कहते हैं। कभी भी आपने सिगरेट पिया, शराब पिया, कुछ नहीं। इस तरीके की? सिगरेट से तो मेरे को बहुत एलर्जी है। मैं मतलब अगर आप कहीं दूर भी जाके अगर पी रहोगे ना और मुझे कहीं ना कहीं उसकी स्मेल आ जाएगी, मैं निकल लूंगा। हमारे जस्ट पड़ोस में कोई पीता है ना तो मैं निकल लेता हूँ वहां से, क्योंकि यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे बाहर बैठा हूँ तो वहां तक बदबू आ जाती है और फिर मैं निकल लेता हूँ अंदर। बहुत एलर्जी है। नहीं, जब सिगरेट ही नहीं पीता तो फिर शराब कहाँ से? आपको तो ये पता ही होगा कि इस समय हालत ये है कि दोस्तों के ग्रुप में जो लोग ये सब नहीं करते हैं उनको बाहर का रास्ता लोग दिखाते हैं, बेइज्जत करते हैं। मेरे हिसाब से कंट्रोल आपके ऊपर होता है। अगर आपको ये बोलेगा कि ये करके देख, तो क्या आप करोगे? जब तक आप नहीं करोगे वो कितना ही बोल दे, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी ना। हमारे घर में कोई सिगरेट नहीं पीता। इवन मेरे जो ससुर जी भी आएंगे ना, वो बाहर पी के आएंगे, उसके बाद आएंगे यहाँ पर, और उसके पीने के बाद भी 15 मिनट बाद वहां रुकेंगे, फिर उसके बाद आएंगे कि स्मेल तो नहीं आ रही मुंह से। इसलिए वो मेरे साथ नहीं बैठते, वो दूर ही बैठते हैं थोड़ा सा। तो दूर बैठ के बात कर लेंगे, वो दूर बैठे रहेंगे, मैं दूर बैठा रहूंगा। आपको ऐसा लगता नहीं है कि आप गले पर इतना जोर दे रहे हैं, अपने आर्ट पर इतना समय दे रहे हैं, आने वाले समय में आपकी लाइफ कम हो सकती है? ऐसा कहा जाता है कि जो अब अपने शरीर से जो चीजें लोग बजाया करते हैं, माउथ ऑर्गन को यूज कर रहा है, कोई शहनाई बजा रहा है, कोई बैंड बजा रहा है, तो लोग कहते थे कि इनकी लाइफ कम रहती है। ऐसा कुछ है क्या इस आर्ट में? देखो, अगर भगवान ने दिया है तो कुछ तो सोच समझ के दिया होगा। और मैं ये मानता हूं कि लाइफ में आपकी जितनी सांसें हैं वो आपको उतनी मिलेगी, चाहे आप कुछ भी करो। कोई छीन नहीं सकता कोई नहीं छीन सकता। ये मतलब आपकी लाइफ की ये फिलॉसफी एकदम क्लियर है? पूरा क्लियर है। जितना मेरा जीवन लिखा है, कहते ना कि दो ही चीज सत्य है, मृत्यु और राम नाम। मृत्यु के बाद उसको बताया जाता है कि सत्य क्या है, राम नाम सत्य है। तो ये जो जीवन मिला है, राम नाम, श्री जी का नाम, जो भी आपके इस टाइम सबके उसमें लेते रहो। जितना आपकी उम्र है वो आपको मिलेगी, जितनी नहीं है जब मृत्यु जैसे आपको लगेगा कि भगवान को इसकी पूरा समय समाप्त हो चुका है, उस दिन ऊपर चले जाएंगे। इतनी मेहनत चाहिए कि आपको, इतना समय चाहिए कि आप सिर्फ इसी में गुम हो जाओगे। बहुत ज्यादा। ये सबसे हार्ड आर्ट है, लेकिन सीखने के बाद सबसे इजी आर्ट है। सबसे इजी आर्ट है ये मेरे लिए। आप इस आर्ट को लोग सीखें, इसके लिए तो कुछ करना चाहते होगे ना? बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ मैं मतलब ये चाहता हूँ कि ये जैसे फॉर एग्जांपल हम गली गली में एक सिंगर रहेगा, गली गली में एक डांसर रहता है। मैं चाहता हूँ वेंट्रोलोक्विज्म गली गली में हो। इवन अगर आप गली गली में अगर एक ना हो, मतलब कॉलोनी में तो एक हो, कि कहीं ना कहीं एक वेंट्रोलोक्विज्म एक गली कॉलोनी के अंदर कहीं ना कहीं एक है। इसका एक सबसे बड़ा लाभ ये कि जिस तरीके से आपको डिप्रेशन से इस कला ने बाहर निकाला, वो भी दूसरों को निकाल देश में बढ़ते डिप्रेशन से लोगों को कहीं ना कहीं इसमें कमी दिखे। आपके इस आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों से क्या डिमांड करते हैं आप? मैं सरकार को सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ इस आर्ट के लिए नहीं बोलना चाह रहा, मैं सभी आर्ट के लिए बोलना चाह रहा हूं कि हर आर्टिस्ट की एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए जो गवर्नमेंट से नहीं मिलती है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि सरकार हर राज्य सरकार में प्रॉपर डिपार्टमेंट है। केंद्र की सरकार में भी इस पूरे मामले को लेकर के गजब का डिपार्टमेंट है, लगातार वो काम कर रहे हैं, कई योजनाएं चलाने की बात करते हैं।
योजनाएं चल तो रही हैं, अच्छी चीज चल रही है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी चल रही हैं। हाँ। बहुत सारी योजनाएं जो अच्छी चल रही हैं, लेकिन आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं मोहताज होता है कि हमें कम से कम गवर्नमेंट सपोर्ट तो करे। और ज्यादा गंभीरता की जरूरत कुछ है एक सरकार ऐसे आर्टिस्ट जो आज भी छुपे हुए हैं, उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि सपोर्ट उसी को किया जाता है जिसके नंबर्स और फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कि भाई इसके फॉलोअर्स अच्छे हैं, सरकार सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करेगी। लेकिन जिसके फॉलोअर्स अच्छे नहीं है लेकिन उसके पास तो आर्ट है ना, बहुत अच्छा आर्ट है, देखो तो सही एक बार। सरकार को ये समझने की जरूरत है कि इन्फ्लुएंसर और कलाकार में फर्क होता है। फर्क है। और आम लोगों को भी। इन्फ्लुएंसर और कलाकार, इन्फ्लुएंसर आजकल कोई भी लड़ाई झड़ाई करके और बन जाता है इन्फ्लुएंसर, वो अपने आप को बोलता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो है ही नहीं, वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा वो सिर्फ करके नंबर्स बढ़ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर महाराज जी जैसे, जो अपने अच्छे कर्मों को लेकर के वो लोगों को और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप ऐसे मार्ग पे चल के तो देखो, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं। महाराज जी हैं, इंद्रेश जी महाराज हैं, राजन जी महाराज हैं, ये है इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स वो हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स वो नहीं है जो लड़ाई झगड़ा करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेंगे, देखो वो नहीं है। मतलब पर्टिकुलरली आपके आर्ट के लिए सरकारें मदद करें, आप ये नहीं चाहते? मैं ऑल ओवर आर्टिस्ट जितने भी हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन वो छुपे हुए हैं, आज भी कोई नहीं जानता उन्हें कौन है वो, उनके आस पड़ोस के लोग या फिर उनको जो फॉलो करते हैं बस वो जानते हैं। बड़ा अंतिम समय है बातचीत का, और जाते जाते सिर्फ एक जरूरी बात ये है कि आप कब तक ये मानते हैं कि ये तपस्या चलती रहेगी? जब तक मेरी आखिरी सांसें है। आप दोनों आपके साथ रहेंगे? ये मेरे साथ में रहेंगे अंतिम सांसों तक? हाँ, मेरा आखिरी सांस भी अगर चलती रहेगी ना तो ये दोनों साथ में रहेंगे। बहुत लगाव है मेरे को इन दोनों से। मैं हर बार शुरू भी किया तो एक सवाल ऐसा किया तो इमोशनल हुए आप, और जब अंत कर रहा हूं तब भी आप बहुत इमोशनल है। मन तो बहुत है कि और भी कुछ बातचीत हो, लेकिन आज के लिए इतना ही। कुछ और बातें यहाँ समय आने पर करेंगे, और बड़ी बेसिक बेसिक बातें जो है वो मैंने सब तक पहुंचाई। मुझे लगता नहीं है कि आपके साथ किसी की भी इस तरीके की बातचीत अब तक हुई होगी, इन विषयों पर हुई होगी, जो बहुत जरूरी और जीवंत विषय है। बोर होने लगे क्या? जरूरी बात चल रही थी। तुम इमोशनल नहीं होते क्या? नहीं, अगर हम होंगे तो हंसाएगा कौन? ये सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पूरी बातचीत बहुत लंबी रही, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जयपुर आया, मेरा जयपुर आना सार्थक हो, इसमें कोई दो राय नहीं। सार्थक मतलब समझते हो? ठीक, आगे नहीं पूछूंगा वरना मजे नहीं आएंगे। तो फिलहाल जयपुर से आप सबका अभिमान कैमरे के उस पार अंकित। और ये पूरा इंटरव्यू बहुत लंबा है, मेरे जीवन में भी इस इंटरव्यू ने कुछ अलग एहसास कराया है। हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनसे मुलाकात हुई, जिसने काफी कुछ कह दिया है सबको, आप सबको भी। तो सोचिए, समझिए और विचार करिए। आज के लिए इतना है। नमस्ते।